जो सबसे आम गलती मैं लोगों में देखता हूँ वह यह है कि वे बस किराने की दुकान से कोई भी रैंडम प्रोबायोटिक सप्लीमेंट उठा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह कुछ कमाल कर देगा, लेकिन फिर वे निराश हो जाते हैं क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा कि ल्यूपस के लिए सबसे अच्छा प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कैसे चुनें ताकि सूजन को जल्दी से उलटना शुरू किया जा सके। मैं कुछ वैज्ञानिक शोधों की समीक्षा करूंगा और विस्तार से बताऊंगा कि मेरे मरीज माइक्रोबायोम हैकिंग का इस्तेमाल करके लक्षणों को कैसे दूर करते हैं। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर चानू दासरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड गट इम्यूनिटी मेथड का उपयोग करके उनकी इम्यून सूजन और पाचन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल अप्रोच ने हजारों मरीजों को उनके लक्षणों से छुटकारा दिलाने में मदद की है, कुछ को तो सिर्फ 6 हफ्तों में ही, वो भी बिना किसी जटिल या महंगे इलाज के। यह सामग्री जिसे आप अभी देखने वाले हैं मेरी माइंड गट इम्यूनिटी अकादमी से ली गई है, जहां आप जैसे लोग सीखते हैं कि अपने ल्यूपस के लक्षणों को हमेशा के लिए कैसे हराया जाए। अब मैं आपको यह छोटा सा वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि जब आपको ल्यूपस जैसी सूजन संबंधी बीमारी हो तो सबसे अच्छा प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कैसे चुनें। मैं आपको बताऊंगा कि लेबल पर क्या देखना है, पैसे कैसे बचाने हैं, क्या सच में असरदार है और किन चीजों से बचना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको सटीक डोज और आवृत्तियों के बारे में कुछ बहुत उपयोगी टिप्स दूंगा और यह भी बताऊंगा कि ल्यूपस का समाधान करने के लिए अपनी योजना कैसे बनाएं। अब आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसे ल्यूपस है और जो अपने लक्षणों को हमेशा के लिए ठीक करना चाहता है। और यह वाकई में बहुत उपयोगी जानकारी है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब ल्यूपस के लिए प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स पर चलते हैं। सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूँ, वे किराने की दुकान से कोई भी रैंडम प्रोबायोटिक उठा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह कमाल कर देगा, लेकिन फिर वे निराश हो जाते हैं क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता। और आप सोच रहे होंगे, क्या प्रोबायोटिक्स वाकई ल्यूपस के लिए फायदेमंद हैं? अब मैं आपका ध्यान कुछ साल पहले के इस रिसर्च आर्टिकल की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें दिखाया गया है कि बदली हुई आंतों की फ्लोरा ल्यूपस में देखी जाने वाली इम्यून डिसफंक्शन से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। इस बात पर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम का 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में होता है। तो जब आपको ल्यूपस कोई इम्यून बीमारी होती है तो आपकी आंतों में कुछ गड़बड़ है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप वाकई ल्यूपस के लिए सही प्रोबायोटिक्स ढूंढने और जल्दी नतीजे पाने के लिए गंभीर हैं, तो मेरी सप्लीमेंट्स गाइड जरूर लें, जिसमें मैं आपको उन खास ब्रांड्स के बारे में बताता हूं जिन्होंने मेरे ल्यूपस वाले क्लाइंट्स की मदद की है। 6 हफ्तों के भीतर स्वास्थ्य पाएं। आप इसे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं और मुझे पता है कि यह आपकी बहुत मदद करेगा। यह लिंक आपको एक ऐसे पेज पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल डालकर ल्यूपस को ठीक करने की फ्री ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको जानने के लिए सब कुछ मिलेगा, जिसमें एक फ्री सप्लीमेंट गाइड है जिसमें खास प्रोबायोटिक सिफारिशें हैं, ढेरों मददगार केस स्टडीज हैं उन लोगों की जो आपकी तरह अपनी बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर चुके हैं और अब स्वस्थ हैं। इसके साथ एक पूरा व्यावहारिक गेम प्लान आता है जिससे आप इसे खुद अपने घर पर कर सकते हैं। तो बस पेज के ऊपर अपना ईमेल डालें और शुरू करें। तो इसे जरूर देखें। अब यह वीडियो देखें जिसमें ल्यूपस के लिए प्रोबायोटिक्स की अवधारणा समझाई गई है। यकीन मानिए या नहीं, अगर हम अपने शरीर के सभी जीन का कुल योग लें तो केवल 1% ही वास्तव में मानव है। बाकी 99% बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों से आते हैं जो ज्यादातर हमारी आंतों और श्वास नलियों में रहते हैं। जो लोग अपनी समस्याओं के लिए जेनेटिक्स को दोष देते हैं, हो सकता है आपकी जेनेटिक्स उतनी खराब ना हो। आपकी जेनेटिक्स बिल्कुल ठीक हो सकती है। हो सकता है आपके शरीर में सिर्फ बैक्टीरिया का असंतुलन हो और वही बड़ी समस्या का कारण बन रहा हो। फिर से यह जिसके बारे में ज्यादातर डॉक्टर बात नहीं करते, यहाँ अच्छे बुरे बैक्टीरिया का अनुपात बदलता रहता है। तो चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। हमने यह डिप्रेशन में देखा है, हमने यह मोटापे में भी देखा है, हमने यह आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी देखा है, हमने यह इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अन्य ऑटोइम्यून बीमारियों, लूपस, रूमेटाइड, एमएस, सोराइसिस, एक्जिमा, क्रॉनिक एलर्जी में देखा है। इन सभी स्थितियों में बुरे बैक्टीरिया महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए आपको उन्हें हटाना होगा, अच्छे बैक्टीरिया लाने होंगे।
चीन से एक प्रसिद्ध अध्ययन है जो दिखाता है कि अगर आप एक डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति का स्टूल सैंपल लेकर उसे एक चूहे को देते हैं, तो वह चूहा, जो पहले सामाजिक, खुश और संतुलित था, वह बंद, चिंतित और डिप्रेस्ड हो जाता है। यहाँ एक और अध्ययन है जिसमें एक माँ और उसकी बेटी को देखा गया। माँ एक मैराथन धाविका थीं, पतली, चुस्त और फिट। उन्हें स्टूल ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और उनकी बेटी ने सैंपल दान किया। उनकी बेटी 30 से 40 पाउंड अधिक वजन की थी और ज्यादा फिट नहीं थी। अगले 3 महीनों के दौरान मैराथन धाविका माँ ने अपनी अधिक वजन वाली बेटी से बैक्टीरिया प्राप्त करने के बाद 40 पाउंड वजन बढ़ा लिया। यह वाकई में बहुत प्रभावशाली बात है। हार्वर्ड में वे वजन घटाने और डिप्रेशन के लिए स्टूल ट्रांसप्लांट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की स्टडीज से पता चला है कि अगर आप किसी सूजन संबंधी बीमारी के मरीज का स्टूल सैंपल लें तो फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट से बीमारी किसी और में उत्पन्न की जा सकती है। यह बात ज्यादातर सूजन संबंधी बीमारियों के लिए सही है, जैसे ल्यूपस, आईबीएस, क्रोहन, कोलाइटिस, रूमेटॉइड, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक्जिमा, सोरायसिस, फैटी लिवर और यहाँ तक कि एलर्जी भी। तो अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो प्रोबायोटिक कॉन्सेप्ट्स या माइक्रोबायोम हैकिंग के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं प्रोबायोटिक्स को लेकर फैली कुछ गलतफहमियों को दूर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, स्ट्रेन्स की संख्या और किस तरह के स्ट्रेन्स हैं, इन सब पर जरूरत से ज्यादा समय खर्च करते हैं। कुछ लोग तो रेफ्रिजरेटेड वर्जन खरीदने या मिट्टी आधारित स्पोर फॉर्म्स लेने की भी बात करते हैं। और अब तो ऐसी कंपनियां भी हैं जो आपके स्टूल का सैंपल लेकर उसका विश्लेषण करती हैं और आपको कस्टम डिजाइन ब्लेंड्स भेजती हैं। और मैं आपको एक चिकित्सक के रूप में बता सकता हूं कि मैंने इस विषय पर 300 से अधिक वैज्ञानिक लेखों का अध्ययन किया है और मेरी खोजें निम्नलिखित रूप में संक्षेपित की जा सकती हैं। एक अच्छे प्रोबायोटिक में 3 मुख्य बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस और बिफिडोबैक्टीरियम। और इन तीनों में से लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनके लिए सबसे अच्छा वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद है। अगला यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने सिस्टम में अच्छे सूक्ष्मजीवों को कम से कम दिन में 2 बार, लेकिन आदर्श रूप से दिन में 4 बार शामिल करें। तो केवल 1 बार रोजाना लेना भी पर्याप्त नहीं है। साथ ही जब आप अपने सिस्टम में अच्छे सूक्ष्मजीव डालते हैं तो आपको पुराने सूक्ष्मजीवों से छुटकारा पाना भी जरूरी है। इसका तरीका है कि आप दिन में आदर्श रूप से 2 से 4 बार मल त्याग करें। टर्नओवर महत्वपूर्ण है। अधिकांश लोग प्रोबायोटिक ले लेंगे, ठीक हो जाएगा। लगातार अपशिष्ट बाहर नहीं निकाल रहे, दिन में 1 बार प्रोबायोटिक ले रहे, पर्याप्त नहीं। और वे इन लाभकारी सूक्ष्मजीवों की क्षमता चूक सकते हैं। तो अलग अलग स्ट्रेन्स या कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स परेशान न हो और महंगे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स पर पैसे बर्बाद न करें जो आमतौर पर उपयोगी नहीं होते। प्रोबायोटिक लेने की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मायने रखती है। तो अच्छा प्रोबायोटिक कौन सा? अगर आप किफायती विकल्प देख रहे हैं तो दही किण्वित खाद्य पदार्थ लें। और आपको सिर्फ 1 चम्मच ही चाहिए। अगर आपको डेयरी से एलर्जी है तो आप नॉन डेयरी दही भी आजमा सकते हैं। अब दही ठीक है, किण्वित खाद्य पदार्थ भी ठीक हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए सिर्फ प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेना ही बेहतर रहता है। बाजार में बहुत सारे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स उपलब्ध हैं। मैं चीजों को आसान रखूंगा और ऐसा ही कोई किफायती और भरोसेमंद ब्रांड का सप्लीमेंट लूंगा। मैं नीचे कुछ सिफारिशें डाल दूंगा ताकि आप देख सकें। सिर्फ याद दिला दूं, सबसे महत्वपूर्ण बात आमतौर पर स्ट्रेन्स की संख्या नहीं होती, बल्कि उसे कितनी बार लिया जाता है, यह ज्यादा मायने रखता है। और यही एक बात है जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपको अपने सिस्टम में अच्छे माइक्रोब्स दिन भर में बार बार लाने चाहिए, सिर्फ 1 बार नहीं, दिन में 2 से 4 बार। आप चाहते हैं कि अपने सिस्टम में अच्छे माइक्रोब्स डालते रहें ताकि जब आपका शरीर पुराने माइक्रोब्स को बाहर निकाले तो नए माइक्रोब्स को पनपने और बढ़ने का मौका मिले। तो याद है मैंने कहा था कि इसके पीछे वैज्ञानिक डेटा है। यह रहा उन स्थितियों की एक छोटी सी सूची जो प्रोबायोटिक लेने से बेहतर होती हैं।
एक्जिमा, सोरायसिस, एलर्जी, यूटीआई, आईबीएस, सूजन संबंधी आंतों की बीमारियां जैसे क्रोहन और कोलाइटिस, छोटी आंत में बैक्टीरिया की अधिकता, कैंडिडा, जीआरडी, वायरल बीमारियां जिनमें फ्लू और कोविड शामिल हैं, फैटी लिवर, ऑटिज्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ल्यूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर आप सूजन की समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, तो प्रोबायोटिक्स मददगार हो सकते हैं। ठीक है, इस सेक्शन को खत्म करने से पहले मुझे दही के बारे में कुछ बातें कहनी हैं। अगर आप वेगन हैं, तो जाहिर है कि यह आपके लिए नहीं है। और अगर आपको डेयरी से एलर्जी है और आप इसे सहन नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी समस्या सिर्फ लैक्टोज इंटॉलरेंस या डेयरी का डर है, तो मेरी बात ध्यान से सुनें। दही में लैक्टोज की मात्रा दूध की तुलना में कम होती है। दही में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टोज को तोड़ने में मदद करते हैं। फैट फ्री दही बढ़िया है, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें कोई थिकन या स्वीटन न हो। अगर आपको फुल फैट दही पसंद है, तो घास पर पाले गए जानवरों से प्राप्त दही सबसे अच्छा विकल्प है। दही में केसिन दूध प्रोटीन होता है, जो कुछ लोगों में एलर्जी का कारण बन सकता है। इससे बचने के लिए आप गाय के दूध से अदो दही या बकरी के दूध का दही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप डेयरी दही आजमाना चाहते हैं, तो बस इन 4 बातों का ध्यान रखें। अगर आपको संदेह हो, तो बस एक सप्लीमेंट कैप्सूल ले लें। मेरे कुछ क्लाइंट्स दोनों ही तरीके अपनाते हैं और उनमें से कई सिर्फ थोड़ा सा दही जोड़कर भी ठीक रहते हैं। जैसा कि आप अब तक शायद जान चुके होंगे, मैं आमतौर पर सभी डेयरी उत्पादों से पूरी तरह बचने की सलाह देता हूं, लेकिन दही के अपने फायदे हैं, खासकर अगर आप सही चुनाव करें। यह आसान है और प्रोबायोटिक्स पाने के लिए मददगार भी है। और आपको बस दिन में 2 से 4 बार 1 चम्मच दही लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं, और याद रखें, आपको दिन में कम से कम 2 से 4 बार मल त्याग भी करना चाहिए। अगर आप यह फाइबर के साथ करते हैं और शायद पहले कुछ दिनों के लिए स्टूल सॉफ्टनर भी लेते हैं, तो आप 1 हफ्ते के भीतर महसूस करेंगे कि आपके जठरांत्र मार्ग में बैक्टीरिया की आबादी बदलने लगेगी और आपकी कई सूजन संबंधी बीमारियां, एलर्जी, इम्यून डिसफंक्शन और पाचन संबंधी समस्याएं भी बदलने लगेंगी। अगर आप इस बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो मेरे पास डिकोडिंग मिल्क एंड डेयरी नामक एक ब्लॉग पोस्ट है। यह एक बड़े सीरीज का हिस्सा है, जिसमें अंडे, मछली और मांस जैसे विवादास्पद खाद्य समूहों की पोषण संबंधी प्रोफाइल का वर्णन किया गया है। मुझे पता है कि इन खाद्य पदार्थों की सेहतमंदी को लेकर बहुत मजबूत राय हैं, इसलिए मैं तथ्यों पर ही टिके रहने की कोशिश करता हूं और आपको बताता हूं कि रोजमर्रा के लिए सुरक्षित दायरा क्या है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपने कौन से प्रोबायोटिक्स आजमाए और क्या वे कारगर रहे? कमेंट्स में बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया, तो प्रियजनों के साथ शेयर कर मेरे चैनल को सपोर्ट करें और ल्यूपस पर उपयोगी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। यह थे डॉक्टर चानू दसारी, माइंडवे कम्युनिटी क्लिनिक से, और अगली बार फिर मिलेंगे।